हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग क्लास 11th का अगला टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स के ऊपर। तो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट्स में सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को समझेंगे और फिर वहां से बात करेंगे इस टॉपिक से बनने वाले न्यूमेरिकल्स की। खासकर यहाँ से इस टॉपिक से 2-3 तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो पूछता है कि जो आपको प्रॉब्लम गिवन है वह प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट्स की प्रॉब्लम है या नहीं है। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो इन रिएक्टेंट में कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट भी आपको पता है तो फिर तीसरा पूछता है कि प्रोडक्ट्स के मोल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो 3 तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स, जिसको हम बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इस टॉपिक पे नॉर्मल हम देसी लैंग्वेज में चेक करेंगे कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज करो बच्चों, अगर हमारे पास 1 कप मिल्क हो, सपोज वी हैव 1 कप ऑफ मिल्क, अपने पास 1 कप मिल्क हो और अपने पास 50 ग्राम चीनी हो। सपोज वी हैव 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम अपने पास शुगर है और 1 कप अपने पास मिल्क है। और मैं अगर आपको बोलूं कि इतनी अमाउंट से आप 1 कप ऑफ टी बना पा रहे हो, यानी कि 1 कप चाय बनाने के लिए मुझे 1 कप मिल्क चाहिए और 50 ग्राम चीनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पास 2 कप मिल्क है, यानी कि 2 कप ऑफ मिल्क, ठीक है, लेकिन शुगर अपने पास अभी भी कितनी है, शुगर अपने पास है 50 ग्राम। तो अब बताओ कितने लोगों की चाय आप बना पाओगे, यानी कि कितने कप ऑफ टी आप बनाओगे। अभी भी बच्चों 1 कप ऑफ टी ही बनेगा, 1 कप ऑफ टी। मतलब क्या है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो अपने पास शुगर है वो लिमिटेड अमाउंट में है। शुगर क्या है अपने पास, लिमिटेड अमाउंट में है। इट मींस कि शुगर यहां पर फिक्स है। अगर शुगर 100 ग्राम होती, अगर शुगर कितना होता, 100 ग्राम होता, तो इस 100 ग्राम से हम 2 कप मिल्क की हेल्प से 2 कप टी के बना सकते थे, यानी कि 2 कप ऑफ टी यहां पर बन सकता था। बट अपने पास ये लिमिटेड है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम देसी लैंग्वेज में समझे तो क्या हुआ, जो किसी रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होगा, सबसे पहले जो खत्म हो जाएगा या जो पहले सबसे पहले समाप्त हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और इन शॉर्ट क्या लिखोगे इसको बच्चों, LR। अब मैं इसको LR ही लिखूंगा आगे तक, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। ठीक है, सो इसको हम क्या लिखेंगे, LR। अच्छा, ये क्या हो गया फिर जिसकी अमाउंट ज्यादा मात्रा में थी। भैया आपने 1 कप टी बनाया, सपोज करो आपने 1 कप टी बनाया यहां पे, ठीक है, सपोज क्या करना, हमने 1 कप ऑफ टी बनाया था। सो 1 कप ऑफ टी हमें अपने को बनाना है, तो यहां से 1 कप ऑफ मिल्क लिया और 50 ग्राम शुगर लिया और बना दिया 1 कप चाय। लेकिन अभी यहां पर 1 कप ऑफ मिल्क बच गया है, 1 कप मिल्क का बच गया है, तो यानी कि ये ज्यादा अमाउंट में है। तो जो भी रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होता है उसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट। इट इज क्लियर। तो सपोज करो ये अपने पास 2 रिएक्टेंट हैं, ये अपने पास 2 क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट ले लेंगे, ए और बी मान लो इसको, और ये 1 कप ऑफ टी जो बना, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो बच्चों कितना बनाया आपने, चाय कितनी कप टी बनाई आपने, कितने कप टी बनाई थी हमने, 1 कप ऑफ टी। सो 1 कप ऑफ टी कैसे पता 1 कप ऑफ टी ही बनेगा, क्योंकि 50 ग्राम शुगर था। तो इट मींस कि कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना उत्पाद बनेगा, है ना। प्रोडक्ट की अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों एक बात याद रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि अपना प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। ठीक है, अपना प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, दैट विल डिपेंड्स ऑन द लिमिट ऑफ या अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट।
ठीक। सो जितना अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा उतना वहां पर प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो एलआर के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट बढ़ेगा कि घटेगा। अगर एलआर की अमाउंट ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट भी होगा आपके पास ज्यादा बनेगा, एलआर की अमाउंट कम होगी तो प्रोडक्ट की भी क्या बनेगा आपके पास, कम बनेगा। बात क्लियर हो गई। सो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनने वाली है, आप कितना कप ऑफ टी बना रहे हो, आप यहां पर कितना चाय बना पा रहे हो, यही तो डिपेंड कर रहा है ना शुगर पे, कि कितना शुगर था अपने पास, जितना शुगर उतना चाय बनेगा, क्योंकि अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट यही था। ठीक है, अगर यहां पर 50 की जगह 100 ग्राम ऑफ शुगर होता तो 2 कप मिल्क अपने पास था ही, यहां पर 2 कप ऑफ टी बन जाता। तो टोटली आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट आर लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, सो लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो सबसे पहले खत्म होते हैं, जो सबसे पहले कंप्लीट कंज्यूम कर लिए जाते हैं, विच कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म होते हैं, सबसे पहले खत्म होते हैं, सॉरी मैंने उसके लिए नहीं बोला, मैंने हैंकी से पूछ लिया था। ठीक है, जो सबसे पहले समाप्त हो जाते हैं ऐसे रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए अभी छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। चलो तो लिखते हैं व्हाट आर लिमिटिंग रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट्स जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एलआर। reactant which consume completely in a chemical reaction called limiting reagent. This is called the LR in short. In short हम क्या बोल देते हैं, LR बोल देते हैं। वे रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या हो जाते हैं बच्चों, कंज्यूम हो जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो अभिकारक किसी अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाते हैं। आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उन्हें सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। कौन से अभिकर्मक कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात इतनी? सो सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। सो इसको हैशटैग पॉइंट नंबर 1 लगा लेंगे, तो दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं हम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट की दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अच्छा जो नहीं होते हैं कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है, रिएक्टेंट विच does not consume completely लिखो, कंप्लीट लिखो, in a chemical reaction called axis reagent। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, क्या बोला कि जो कंप्लीट कंज्यूम हो गए, दीज आर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड विच आर नॉट कंज्यूम कंप्लीटली या विच डज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड द एक्सेस रिएजेंट। सो एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया अपने पास, जो कंप्लीट कंज्यूम नहीं होते हैं, जिनकी अमाउंट रह जाती है। ठीक है, और एक्सेस रिएजेंट के अलावा अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या हुए, विच आर कंप्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिए जाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है,
डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक के ऊपर निर्भर करता है कि उत्पाद कितना बनने वाला है। इसको आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पाद की मात्रा, चलो मैं लिख लेता हूं, उत्पाद की मात्रा सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है। सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, जो भी उत्पाद बनेगा आपका वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर निर्भर होगा, सीमांत अभिकर्मक के ऊपर। कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब भाई एलआर की अमाउंट ज्यादा होगी। बस पी फॉर प्रोडक्ट, एलआर फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। जितना लिमिटिंग रिएजेंट ज्यादा उतना प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको भी आप हिंदी में लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, वे अभिकर्मक या वे अभिकारक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते। ठीक है, चलो इस वाले पॉइंट को मैं हिंदी में लिख देता हूं। इधर देखो, वे अभिकर्मक या अभिकारक जो, काफी हिंदी वाले बच्चे भी जुड़े हैं मेरे से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते, उन्हें एक्सिस का मतलब बेटा अतिरिक्त बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, मैं तो वर्ड वही लिख रहा हूं, एक्सिस का मतलब होता है अतिरिक्त, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो आप एक्सिस ही लिखो उसको इंग्लिश में, एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना इंग्लिश चलता है। हमने क्या बोला, सेकंड पॉइंट ये है आपके पास, सेकंड पॉइंट हिंदी में यहां लिख दिया बच्चों हमने। तो ये है अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट। अब करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। चलो ठीक है, मिडल दें, ओके। चलो अब इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट्स के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसके ऊपर बात करते हैं और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चों, ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट की जो भी आपको प्रॉब्लम दी होगी क्वेश्चंस के अंदर, उसको हम 3 स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हमको क्या करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन होगी, सो यू हैव टू फाइंड आउट इट इज अ एलआर प्रॉब्लम और नॉट। मतलब जो आपको प्रॉब्लम दी होगी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको पता लगाना होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें एलआर प्रॉब्लम है या नहीं है, यानी कि वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है भी या नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, फाइंड आउट गिवन प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम और नॉट। सबसे पहले आप लोगों को यह फाइंड आउट करना होता है। सो फाइंड आउट गिवन प्रॉब्लम इज और लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम और नॉट। मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम दी होगी उस प्रॉब्लम को आपको चेक करना होता है कि वो प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। सो फाइंड आउट द गिवन प्रॉब्लम इज अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम और नॉट। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता लगाना होता है कि प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है भी या नहीं भी है। सो स्टेप सेकंड क्या होगा बच्चों, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सो फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तब हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट्स की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो देन उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। और तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट द मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द मोल ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के मोल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 स्टेप के ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, जब भी सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम गिवन हो अपने को, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन प्रॉब्लम इज अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम और नॉट। ठीक है, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी होगी क्वेश्चन में, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसे पहले जांच करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है या नहीं। अगर सपोज करो आपने पहला स्टेप किया ही नहीं तो दूसरा तीसरा स्टेप करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है सो वहीं पर स्किप कर दो उस क्वेश्चन को। ठीक है, वहीं पर छोड़ दो। अगर प्रॉब्लम है तो उसके बाद ये पता लगाओ कि उस रिएक्शंस के अंदर कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज देखो अपने पास एक प्रॉब्लम है 2a + 3b इट गिव्स 4c + 5d। ये आपके पास एक रिएक्शन है। ठीक है, और a के मोल आपको दिए हैं, मोल ऑफ a आपको दिए हैं, सपोज करो 10 मोल दिया हुआ है, और मोल ऑफ b आपको दिया हुआ है सपोज 50 मोल दिया हुआ है। मोल ऑफ a इज 10, मोल ऑफ b इज 50। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मोल ऑफ c कितना होगा बताओ, और मोल ऑफ d कितना होगा ये भी बताओ। यानी कि ये है प्रोडक्ट और ये है अपने पास रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के मोल गिवन है, प्रोडक्ट के मोल आपने निकालने हैं। पहली चीज ये है, तो डायरेक्ट आप मोल्स मत निकालो, सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं इन 3 स्टेप के साथ। चलिए स्टार्ट करें। ओके, फिर से लिख देंगे प्रॉब्लम को। ठीक, चलो करते हैं स्टार्ट। इस लेक्चर को खूबसूरत बनाते हैं, है ना, आप लोगों के साथ। और यकीन मानो बच्चों कि आज के बाद आप लोग कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट्स की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व ना कर पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो देखते हैं स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा। चलो रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या था, रिएक्शन क्या था बोलो। ओए होए होए होए, भूल गए सर। 2a + 3b इज गिव्स 4c + 5d। ये है लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम। सो फाइंड आउट स्टेप नंबर 1। क्या क्या दिया है बच्चों, इसके मोल दिए हैं, इसके मोल दिए थे 10 और इसके मोल दिए थे 50। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दें। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं सर। चलो बच्चों, सो द गिवन वैल्यूज आर मोल ऑफ a इज इक्वल 10, मोल ऑफ b इज इक्वल 50। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोल ऑफ c, द क्वेश्चन मार्क, and mole of d is question mark. So we have to find out the moles of products. So first of all we will find out it is a problem of LR or not. So it is a problem of LR है, find out करें। चलिए तो पहला स्टेप करते हैं। ठीक है, क्या था अपने पास पहला स्टेप, फाइंड आउट LR प्रॉब्लम। ओए होए होए होए, और नॉट, फाइंड आउट द LR प्रॉब्लम और नॉट। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम आपको दी है ये LR प्रॉब्लम की है भी नहीं भी है, ये गिवन प्रॉब्लम जो है ये LR की है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपको इस इक्वेशंस के अंदर ये नंबर लिखे हैं बेटा, देखो 2 3 4 एंड वी हैव 5। इनको हम बोलते हैं, नंबर्स को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये तो सभी को पता है। ठीक है, इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो नंबर दिए हैं ना आपको, इसको मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। देखो ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी।
इज इक्वल मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ बी। ये दो रिएक्टेंट है, तो मैं प्रोडक्ट को नहीं लूंगा, सिर्फ रिएक्टेंट को लेंगे हम लोग। अगर 3 दिए होंगे तो फिर 3 को लेंगे, 4 दिए तो 4 को लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन ठीक है, कम से कम लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम के लिए 2 तो आपके पास रिएजेंट होने ही चाहिए। अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, सो वी हैव टू बी कितना होने चाहिए? 2 रिएजेंट होने चाहिए। वी हैव टू बी 2 रिएजेंट्स। तो अपने पास कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 2 रिएजेंट तो अपने पास होने ही चाहिए। तो जैसे अपने पास एक 2A है और दूसरा 3B है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलआर प्रॉब्लम है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रिएजेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो और इनके मोल का रेशियो चेक करेंगे। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया, सो गिवन प्रॉब्लम इज नॉट एलआर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया, इन दोनों का रेशियो यानी कि इसका और इसका रेशियो अगर बराबर आ रहा है, तो गिवन प्रॉब्लम जो आपको दी है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बराबर आता है तो कंडीशन क्या है, बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखो अगर बराबर ना आए तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी is equal mole of A divided by mole of B is not equal. The ratios are not equal. ये दोनों के ratios equal नहीं आ रहे, तो ratio equal नहीं आ रहे हैं, so given problem is LR problem. So सबसे पहले पता लगा लिया हमने LR प्रॉब्लम। कैसे पता लगाएंगे? अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और मोल्स का रेशियो इक्वल आता है तो वो एलआर प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इक्वल नहीं आता है तो दैट विल बी दी एलआर प्रॉब्लम, वो एलआर की प्रॉब्लम होने वाली है। इज इट क्लियर? चलो चेक करें इसके अंदर, चलो देखते हैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। ए का पहले ए का लिखोगे ऊपर, कितना है 2 डिवाइडेड बाई बी का कितना है बच्चों 3। जो आगे से नंबर लिखे हुए ना आपको, जितने मोल्स या मॉलिक्यूल्स, अभी हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और आगे, तो जितने आगे आपको नंबर दिख रहे हैं यही इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। यानी कि ए का कितना है 2 और बी का कितना है 3। सो 2/3 इज इक्वल, मोल्स कितने दे रखे हैं, ए के दे रखे हैं 10 और बी के दे रखे हैं 15। सो ये रेशियो कट रहा है, देखो जरा, 5 2 जा 10 और 5 10 जा 10 से ही काट दो डायरेक्ट। सो 10 1 जा 10 हो गया और 10 5 जा 50 हो गया। तो क्या रेशियो इक्वल आ रहा है? 2/3 इज नॉट इक्वल 1/5। ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, देखो इसका 2/3 है, इसका 1/5 है। सो इट इज अ एलआर प्रॉब्लम। समझ में आया? ये क्या है? एक एलआर प्रॉब्लम है। अब ये पता लगा लिया कि ये एक एलआर प्रॉब्लम तो है, तो अब सेकंड स्टेप करेंगे कि एलआर प्रॉब्लम है तो सही, लेकिन भाई इसमें एलआर होगा कौन? सो वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट्स। सो वी विल यूज द सेकंड स्टेप। व्हाट वी विल डू? सो लेट्स सी स्टेप नंबर 2, ठीक है। फाइंड आउट एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है आपको। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलआर, ठीक है। पहला स्टेप आपने कर लिया है, अपन सेकंड स्टेप करने वाले हैं। ध्यान से देखें, गर्मी ने तो बिल्कुल पसीना निकाल दिया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलआर। एलआर कौन सा होगा? देखो जरा, अब हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को इसके मोल से इसके मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करेंगे। देखो जरा, सो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, जो इनके कोएफिशिएंट्स होंगे उनसे डिवाइड करेंगे इनके मोल को, ठीक है। सो कितना आया देखो जरा, मोल ऑफ ए कितना है 10 एंड डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। सो दिस इज 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5। दूसरे का निकालते हैं, इसका कितना है, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है 50/3। सो 50/3 का मतलब ऑलमोस्ट 16.6 के समथिंग आना चाहिए, ऑलमोस्ट, है ना।
ठीक है, 16.6 की समथिंग समथिंग। तो अब ये चेक करते हैं द रेशियो ऑफ मोल एंड स्टोइकियोमेट्री is lower. The ratio of mole and stoichiometric is lower. That will be the limiting reagent. हमने क्या बोला कि जिनका रेशियो कम आएगा, लोअर आएगा, मिनिमम आएगा, वो क्या होगा, एलआर होगा। देखो इसका 5 आ रहा है, इसका 16.6 आ रहा है। सो जिनका मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम आएगा वो क्या हो जाएगा, एलआर। तो ये यहां पर क्या हो गया अपने पास, एलआर। सो नाउ वी हैव द एलआर, अपने पास एलआर आ गया है ना। सो हमने एलआर को फाइंड आउट कर दिया है। सो एलआर कौन है यहां पे, एलआर कौन है बोलो, दिस इज। सो ये अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। तो दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ये अपने पास एलआर आ गया। कैसे पता लगाया हमने, पहले हमने चेक किया एलआर की प्रॉब्लम थी कि नहीं थी, फिर हमने उनके मोल्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जिसका रेशियो कम आया, जिसका रिजल्टेंट कम आया, जिसका आंसर कम निकला, तो उसको हमने बोल दिया लिमिटिंग रिएजेंट। तो द रेशियो ऑफ मोल एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज लोअर, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। दैट्स इट, ओके। सो नाउ सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, थर्ड स्टेप करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the moles of products. So how we will find out the mole of products? कैसे find out करेंगे, with the respect of limiting reagents. limiting reagents की help से हम लोग इनके moles निकालेंगे। चेक करना ध्यान से, देखो बहुत आसान है, मेरे साथ चलते रहो। So third step we have to find out the moles of products. प्रोडक्ट के हम लोग मोल फाइंड आउट करने वाले हैं। प्रोडक्ट क्या है अपने पास, C एंड D। तो देखो जरा, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, ये था अपने पास क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम लोग, इसकी हेल्प से हम लोग C के निकालेंगे। तो मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C, ठीक है। चलिए, सो मोल ऑफ A कितना है, 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है अपने पास, 2। इज इट इक्वल हाउ मच, NC तो अपने को निकालना है, मोल ऑफ C तो निकालना है ना बच्चों। देखो मोल ऑफ C क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गॉड, ठीक है। सो मोल ऑफ C अपने को फाइंड आउट करना था, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है ना मैथ्स के अंदर, चलो करते हैं। सो मोल ऑफ C इज इक्वल 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो 2 5 जा 10, सो कितना आया बच्चों मोल, 20 मोल आ गया। कितना आया, 20 मोल, ठीक है। 5 4 जा 20। सो ऐसे ही हम लोग D के निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इसीलिए हमने लिमिटिंग रिएजेंट को हमने फाइंड आउट किया था सबसे पहले। सो Na डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज इट इक्वल ND डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। सो मोल इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या था रेशियो, 10/2, 10/2 इज इट इक्वल ND अपने को फाइंड आउट करना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D दैट विल बी 5। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से अगेन। सो ND इज इक्वल 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 5 जा 10, 5 5 जा 5 हाउ मच, 25 मोल्स, ठीक है। सो 25 मोल्स। सो ये करेक्ट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। बस आपको इसमें एक चीज अगर नहीं दी होगी तो करनी होगी, और वो क्या करनी होगी, डायरेक्ट मोल नहीं दिए होंगे तो आप मोल पहले बना लोगे, उनके मोल क्या करोगे, बना लोगे, ठीक है। तो ये 3 ही स्टेप हैं जो सबसे ज्यादा आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट्स में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन ट्राई मारते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई मारते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से क्वेश्चन के साथ हम लोग खेल सकते हैं आसानी से। किस तरीके से क्वेश्चन के साथ खेलें
आइए सीखते हैं, चलिए सीखते हैं, कुछ सीखते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ये है बच्चों, बोल रहा है H2 प्लस हाफ O2 विल गिव दी H2O। ठीक है, सर दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, कोई बात नहीं, चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, देखो N2 प्लस 3H2, क्वेश्चन क्या है बच्चों, N2 प्लस 3H2 विल गिव, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, विल गिव द अमोनिया 2NH3। तो दिस इज द प्रोडक्ट, ये अपने पास प्रोडक्ट हो गया, ठीक हो गया। तो अपने पास N2 दिया है 1 मोल, H2 दिया है 3 मोल और NH3 बन रहा है 2NH3। सो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा 3 और इसका कितना होगा 2। अब सपोज करो हमको इसके मोल ना देके इसके क्या दिए हुए हैं, इसके ग्राम दिए हुए हैं। तो N2 का देखा, सपोज करो मैं ले लेता हूं कितना 28 ग्राम। ठीक है, कितना ले लेता हूं 28 ग्राम। ठीक है, और इसका मैं ले लेता हूं कितना, इसका मैं ले लेता हूं 20 ग्राम। सो अपने को दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं N2 और H2, इनके मोल हमको देने चाहिए थे, लेकिन हमने मोल ना देके यहां पर ग्राम दे दिया। भैया इतना इसका मास, इतना इसका मास। अब बोलो कैसे इसके मोल फाइंड आउट करोगे, इसके मोल निकालने हैं, NNH3 के मोल निकालने हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। देखो जरा, इसको ग्राम में दिया है तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। देखो सबसे पहले इसके मोल निकाल लो, तो N2 यानी कि मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा, मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा, बोलो मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा इसका वेट बाई वेट कितना है 28, N2 का मोलर मास कितना 28। सो 28 डिवाइड बाई 28 कितना आ गया 1, क्योंकि N2 का मोलर मास होता है 28, एक N का 14, सो 2 N का कितना 28। सो कितना आया मोल 1 मोल। ठीक है, अभी मोल मिल गया आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा इसका फाइंड आउट करते हैं, NH2 कितना होगा, देखो जरा कितना होता है N2, कितना दिया अपने को 20 दिया हुआ है मास, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2, सो बाई 2 कितना आ गया 10 मोल। सो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। सो मोल इज इक्वल क्या होता है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो मोल्स इज इक्वल, वेट बोलो मास बोलो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आज ह्यूमिडिटी बहुत है और इसलिए थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रही है मुझे आज। ठीक है, तो हम लोगों ने मोल्स फाइंड आउट कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसके मोल्स निकालने हैं, इसके मोल निकाल दिए, इसके मोल हमने फाइंड आउट कर लिए। आगे बढ़े, चलिए देखो अब फाइंड आउट क्या करना है। पहला स्टेप, क्या LR प्रॉब्लम है भी या नहीं भी है, LR प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप करते हैं, चेक करते हैं LR प्रॉब्लम है या नहीं है। चलिए, सो हम लोग क्या करते थे, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चेक करते थे, रेशियो को इनके मोल के रेशियो से। सो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ H2, इज इट इक्वल मोल ऑफ N2 एंड मोल ऑफ H2। बोलो कितना आया, दिस इज, ये कितना है अपने पास 1, तो 1 बाई कितना 3 इज इक्वल मोल ऑफ N2 कितना निकाला हमने अभी 1 डिवाइड बाई N2 का मोल कितना आया था 10। तो यार ये रेशियो तो इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट इक्वल, ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो इट इज LR प्रॉब्लम। भाई ये क्या है अपने पास, एक LR प्रॉब्लम है, दिस इज LR प्रॉब्लम। तो ये एक LR प्रॉब्लम थी अपने पास। अब इस LR प्रॉब्लम के अंदर हम दूसरा क्या फाइंड आउट करते हैं, स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दूसरा स्टेप करते हैं। स्टेप सेकंड क्या होगा, फाइंड आउट LR फाइंड आउट करते हैं। चलिए, सो हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ N2 बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 इज इट इक्वल कितना आएगा,
N2 के मोल कितने हैं बच्चों? मोल आए थे 1 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कितना था? 1 था। तो 1 इज डिवाइडेड बाई 1, दिस इज 1। क्लियर? और दूसरा अपने पास क्या है? H2। सो मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2। ठीक है, सो कितना आया यहां पर अपने पास? देखो जरा, मोल ऑफ N2 था 10 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था कितना? 3। सो 10/3 का मतलब हो गया 3.33 समथिंग। सो दिस इज LR। ये अपने पास LR हो जाएगा। क्यों हो जाएगा LR ये? क्योंकि इसका रेशियो क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर N2 जल्दी खत्म होने वाला है। ये क्या होने वाला है? जल्दी खत्म हो जाएगा। H2 बचा रहेगा लेकिन N2 जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एक लिमिटिंग रिएजेंट है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? चला तीसरा स्टेप करें। तीसरा स्टेप यहां पे कर लेते हैं। चलो अभी निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल निकालते हैं बच्चों। हमने क्या निकालना था? स्टेप थर्ड में क्या हम लोग करते थे? प्रोडक्ट मोल। प्रोडक्ट के मोल हम लोग निकालने वाले हैं। देखो ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे? किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? रिस्पेक्ट में किसके निकालते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के। ठीक है, सो मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 इज इट इक्वल मोल ऑफ NH3, क्योंकि इसके तो हमको फाइंड आउट करने हैं ना। तो मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3। सो मोल ऑफ N2 कितना था बच्चों? 1। सो 1/1, क्योंकि ये रेशियो 1/1 था, इज इट इक्वल मोल ऑफ NH3 निकालना है तो मोल ऑफ NH3 को ऐसे लिख दो, NNH3 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3 कितना है? 2। ये है ना, ये देखो नंबर कितना है? 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो NNH3 इज इक्वल 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इट इक्वल 2 मोल। तो आंसर कितना आ गया? 2 मोल। सो दिस विल बी 2 मोल। क्लियर बच्चों? आप लोगों को समझ में आया क्या हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर किया? सबसे पहले हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट को समझने की कोशिश करी और फिर एक आसान क्वेश्चन के साथ उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो आपको एक प्रॉब्लम तो देनी बनती है, तो चलिए मैं आपको जाते जाते एक प्रॉब्लम देके जा रहा हूं और इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शंस के अंदर जरूर इसका आंसर बताएं। सो प्रॉब्लम क्या है? H2 प्लस हाफ O2 विल गिव H2। आपको ये दिया है 2 ग्राम और ये दिया है 10 ग्राम। सो आपको बताना है एक तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है, और दूसरा आपको NH2O भी निकालने हैं, मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट भी निकालना है और लिमिटिंग रिएजेंट को भी पहचानना है। सो आज के लेक्चर में तो बच्चों इतना ही है यार, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। और बेसिकली मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि अपने एक बहुत ही एक अच्छे नामी टीचर्स हैं हमारे, और मैं इंस्पायर भी हूं उनसे और उनकी टेक्निक्स मुझे बहुत पसंद आती हैं, और उनका नाम है फिजिक्स वाला अलग पांडे। सो यार बहुत मेहनती हैं वो सर, और बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और मैं कोशिश करता हूं उन्हीं को फॉलो करने की। होने को बहुत टीचर अच्छे हैं अपने पास, ठीक है। कोटा से भी बहुत अच्छे टीचर्स आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अलग पांडे सर थोड़ा सा एक यूनिकपन उनके अंदर है, और इंस्पायर उन्हीं से हुआ हूँ, करना उन्हीं से सीखा है, और उनको कॉपी करने की कोशिश तो मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। सो आई होप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें, देखते रहें अपना खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला यार, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।